ईरान इराक वॉर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रीजन बहुत सी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर रहा है। फिर चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद हो या शिया सुन्नी का, यहाँ की हिस्ट्री को वॉर्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आज हम ऐसे ही एक वॉर की बात करने जा रहे हैं जिसने सितंबर 1980 में एक बार फिर मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में नई कंफ्यूजन पैदा कर दी थी। दरअसल इराकी ट्रूप्स ने ईरान पर हमला कर दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान इराक वॉर की, जो 1980 से लेकर 1988 तक चला था, यानी कि पूरे 8 साल। हम आज जानेंगे इस वॉर के पीछे के कारण, इस दौरान हुए इवेंट्स और इसके इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि इराक ने आखिर ईरान पर हमला क्यों किया था। इराक्स मोटिव्स। दोस्तों, उस समय इराक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सद्दाम हुसैन, और उनके पास इस अटैक को लॉन्च करने के बहुत से मोटिव्स मौजूद थे। सबसे पहले तो वो मिलिटेंट इस्लाम से डरे हुए थे, जो कि ईरान बॉर्डर के थ्रू इराक में फैलने लगा था। हुआ ये था कि 1979 में ईरान आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप और उनके फंडामेंटलिस्ट शियाइट मुस्लिम सपोर्टर्स की हेल्प से इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। इन लोगों का मानना था कि देश को इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग रन करना चाहिए, जिसमें स्ट्रिक्ट मॉरल कोड को सिवियर पनिशमेंट्स के जरिए लागू किया जाए। खुमैनी के अनुसार इस्लाम में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ अल्लाह के पास ही होता है। ईरान में जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं इराक, जो कि इसका पड़ोसी देश है, वहां इसका असर होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। इराक की पॉपुलेशन मेनली सुन्नी मुस्लिम्स की थी, लेकिन वहां बड़ी संख्या में शियाज भी रह रहे थे। ऐसी सिचुएशन में सद्दाम हुसैन, जिनकी गवर्नमेंट नॉन रिलीजियस थी, उन्हें डर था कि शियाज उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इस डर के कारण उन्होंने 1980 की शुरुआत में शियाज के कुछ लीडर्स को एग्जीक्यूट भी करवा दिया था। इसके जवाब में इरानियंस ने इराकी फ्रंटियर्स पर रेड्स लॉन्च करना शुरू कर दिया था। यानी कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच हुई इस वॉर का एक कारण था। इसके अलावा इराकीज का यह भी क्लेम था कि इरानियन बॉर्डर प्रोविंस खुजेस्तान असल में उनका होना चाहिए। इस एरिया में ज्यादातर अरब्स रहा करते थे और सद्दाम को उम्मीद थी कि ये लोग इराक का सपोर्ट करेंगे। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईरान के ज्यादातर लोग पर्शियंस होते हैं, न कि अरब्स। इसके बाद एक रीजन और भी था, और वो था शतल अरब वाटरवे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा डिस्प्यूट। ये वाटरवे दोनों ही देशों के ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट आउटलेट था, और दोनों के बीच फ्रंटियर रीजन का पार्ट भी था। एक समय पर शतल अरब पूरी तरह इराकी कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन 5 साल पहले ही यानी 1975 में ईरान की सरकार ने इराक को फोर्स किया था कि वो इसका कंट्रोल ईरान के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही सद्दाम हुसैन ने यह भी सोचा था कि फंडामेंटलिस्ट टेकओवर के तुरंत बाद इरानियन फोर्सेस कमजोर और डिमोरलाइज्ड होंगी, इसलिए उन्हें एक क्विक विक्ट्री मिल जाएगी। लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि उन्होंने बुरी तरह से सिचुएशन को मिसकैलकुलेट कर लिया है। आइए जानते हैं कैसे। इवेंट्स ऑफ वॉर, द वॉर ड्रैग्स ऑन। दोस्तों, इराक ने हमले की शुरुआत डिस्प्यूटेड वाटरवे यानी शतल अरब को सीज करके की, लेकिन इरानियंस ने भी बहुत तेजी से खुद को इस हमले से निपटने के लिए ऑर्गेनाइज किया। इरानियंस ने हमले का जवाब हेविली फोर्टिफाइड इराकी पोजीशंस पर मैस इन्फेंट्री अटैक्स के साथ दिया। ऑन पेपर तो इराक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था। उसके बाद सोवियत यूनियन द्वारा दिए गए टैंक्स, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और मिसाइल्स के साथ कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन वेपन्स भी थे। लेकिन इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो अपने रिलीजन से इंस्पायर्ड थे और मार्टर्स बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे, उन्होंने फैनेटिकल डिटर्मिनेशन के साथ फाइट बैक किया। इसके अलावा कुछ समय बाद ईरान को भी मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइल्स मिलना शुरू हो गई। इसमें उसकी मदद कर रहे थे चाइना और नॉर्थ कोरिया। यहां तक कि अमेरिका भी सीक्रेटली उन्हें इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था। इस तरह ईरान की पोजीशन धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। अब जैसे जैसे वॉर लंबा खिंचने लगा था, इराक ने इरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स को स्ट्रैंगल करने पर जोर देना शुरू किया, क्योंकि इसी से ईरान अपनी आर्म सप्लाईज के लिए पे कर पा रहा था। वहीं ईरान ने इस बीच इराकी टेरिटरी को कैप्चर करना शुरू कर दिया था।
और अर्ली 1987 में स्थिति ये थी कि ईरान के ट्रूप्स बसरा से सिर्फ 10 माइल्स की दूरी पर थे। दोस्तों, बसरा इराक की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी थी और इसे खाली करने की नौबत आ गई थी। अब वो समय आ गया था जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट डीपर रेशियल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं खो चुका था। खुमैनी ने कसम खा ली थी कि वो तब तक फाइट करना नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनके शिया मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट्स गॉडलेस सद्दाम रेजीम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। ईरान और इराक के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिपरकशंस भी देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। इंटरनेशनल रिपरकशंस। दोस्तों, इस वॉर के कारण इंटायर अरब वर्ल्ड की स्टेबिलिटी खतरे में आ गई थी। जहां सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और कुवैत जैसे थोड़े कंजर्वेटिव स्टेट्स इराक को कॉशियस सपोर्ट दे रहे थे, वहीं सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, साउथ यमन जैसे देश इराक की आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि इराक ने ऐसे समय में वॉर शुरू कर दिया है जबकि सभी अरब स्टेट्स को मिलकर इजराइल के डिस्ट्रक्शन पर ध्यान देना चाहिए। सऊदीज और बाकी गल्फ स्टेट्स, जो कि खुमैनी के फंडामेंटलिस्ट ब्रांड ऑफ इस्लाम को लेकर सस्पिशियस थे, वो ईरान द्वारा पर्शियन गल्फ के डोमिनेशन को कंट्रोल करना चाहते थे। नवंबर 1980 में ही जॉर्डन के अमान शहर में होने वाली अरब समिट कॉन्फ्रेंस नाकामयाब रही थी क्योंकि सीरिया द्वारा लेड एंटी इराक स्टेट्स ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इजराइल से डील करने के लिए नए प्लान्स बनाना था। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान इराक की वजह से कहीं ना कहीं अरब यूनिटी कमजोर पड़ रही थी। इसके अलावा इराक द्वारा ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर हो रहे अटैक्स ने वेस्ट की ऑयल सप्लाईज को थ्रेटन कर दिया था और कई बार अमेरिकन, रशियन, ब्रिटिश और फ्रेंच वॉरशिप्स को रीजन में आना पड़ गया था, जिससे माहौल काफी गर्मा गया था। 1987 में तो स्थिति और भी खतरनाक हो गई क्योंकि ऑयल टैंकर्स को माइंस से थ्रेटन किया जा रहा था, फिर चाहे उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन माइंस को बिछाया किसने था, इस बात पर कोई सहमति नहीं थी। इसके साथ ही ईरान के शिया फंडामेंटलिस्ट ट्रूप्स की सक्सेस ने, स्पेशली बसरा पर आए खतरे ने सभी नॉन रिलीजियस अरब गवर्नमेंट्स के कान खड़े कर दिए थे और बहुत से अरब्स के मन में यह डर आने लगा था कि अगर कहीं इस युद्ध में इराक हार गया तो क्या होगा। यहां तक कि सीरिया के प्रेसिडेंट असाद, जो कि शुरुआत में ईरान के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, वो भी परेशान होने लगे थे कि कहीं इराक स्प्लिट होकर एक और लेबनान न बन जाए, क्योंकि इससे खुद सीरिया भी डिस्टेबलाइज हो सकता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि ईरान इराक वॉर ने पूरे विश्व की ही सांसें अटका रखी थी। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर इस वॉर का एंड कैसे हुआ। द एंड ऑफ द वॉर 1988। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इस वॉर से पूरा रीजन ही खतरे में आ गया था, इसलिए जनवरी 1987 में कुवैत में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 44 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया, लेकिन ईरान के लीडर्स ने अटेंड करने से मना कर दिया और इस वजह से वॉर खत्म करने को लेकर कोई अग्रीमेंट नहीं बन पाया। बल्कि 1987 के एंड में वॉर एक नए और पहले से भी ज्यादा टेरेबल फेज में एंटर करता है, जब दोनों साइड्स एक दूसरे की कैपिटल सिटीज यानी कि तेहरान और बागदाद पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देती हैं। इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। वॉर इतने लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा था। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था और न ही किसी के वॉर एम्स ही पूरे हुए थे। लेकिन युद्ध की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी, इकोनॉमिकली भी और ह्यूमन लाइव्स के कॉन्टेक्स्ट में भी। इस कारण दोनों ही साइड्स किसी तरह से फाइट रोकने का तरीका ढूंढ रही थी। हालांकि कुछ समय के लिए प्रोपेगेंडा जरूर चलाते रहे। सद्दाम टोटल विक्ट्री की बात करते थे और इरानियंस टोटल सरेंडर की डिमांड। आखिर में यूएन इन्वॉल्व हुआ और दोनों ही साइड्स के साथ बैठकर स्ट्रेट टॉक्स की गई और अगस्त 1988 में सीज फायर अरेंज करने में कामयाबी मिली। इसे यूएन ट्रूप्स द्वारा मॉनिटर किया गया और लोगों को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये ट्रूस किसी तरह कामयाब रहा। अक्टूबर 1988 में पीस नेगोशिएशंस शुरू की गई और फाइनली 1990 में टर्म्स को लेकर दोनों साइड्स अग्री हो गए और इस तरह लगभग 10 साल के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट फाइनली खत्म हुआ। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं
कि इराक द्वारा ईरान पर किया गया हमला एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई और इस गलती का नुकसान न सिर्फ इराक को हुआ बल्कि पूरे विश्व की ही नींद इसने उड़ा दी थी। आज भी ये रीजन इतना वॉलेटाइल है कि इस तरह की गलती अगर दोबारा हुई तो उसका नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। इसलिए इस वॉर से सबक लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि और ज्यादा समस्याएं खड़ी कर देता है।